हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू शैश कोड। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिनिमम कॉस्ट वॉक इन वेटेड ग्राफ। ओके, सो क्वेश्चन कह रहा है देयर इज एन अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ विद n vertices labeled from 0 to n minus 1. Okay, you are given an integer n and an array edges where edges of I is equal to u v w indicates that there is an edge between u and v with a weight of w. Okay, a walk on a graph is a sequence of vertices and edges. The walk starts and ends with a vertex, and each edge connects the vertex that comes before it and the vertex that comes after it. It's important to note that walk may visit the same edge or vertex more than once. Important. The cost of a walk starting at node U and ending at node V is defined as bitwise AND of weight of edges traversed during the walk. In other words, if the sequence of edge weights encountered during walk is W0 to WK, then cost is calculated as AND operation of W0 to WK, where this denotes bitwise AND operator. Okay, you are also given 2D array query of I is equal to Si comma Ti. Okay, for each query you need to find the minimum cost of the walk starting at vertex Si and ending at vertex Ti. If there exists no such walk, answer is -1. Return the array answer where answer of I denotes the minimum cost of walk for query I. ओके, देन यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं आपके। कंस्ट्रेंट्स क्या कह रहे हैं, एन आपका 2 से लेके 10 पावर 5 तक है, एजेस की लेंथ 0 से 10 पावर 5 तक है, एजेस ऑफ आई की लेंथ 3 है, यू वी आपका 0 से n-1 तक है, यू आई इज़ नॉट इक्वल टू वी आई, देन डब्ल्यू आई ये आपका 0 से 10 पावर 5 तक है, क्वेरी डॉट लेंथ आपका 1 से 10 पावर 5 तक है, क्वेरी ऑफ आई डॉट लेंथ आपका 2 है, देन एस एन टी आपका 0 से n-1 की रेंज में, एंड एस इज़ नॉट इक्वल टू टी। ओके, ग्रेट। सो क्वेश्चन कह रहा है इनपुट में आपको एक n गिवन होगा, विच मीन्स आपके पास 0 से लेकर के n-1 नोड्स हैं, और एक एरे एजेस गिवन होगा। ये 2D एरे है जिसकी इंडिविजुअल एरे की साइज़ 3 है। ये आपका u है, ये आपका v है, और ये आपका w है। ठीक है, ये क्या डिनोट कर रहा है, 0 से 1 के बीच में एक अनडायरेक्टेड पाथ है। ठीक है, अनडायरेक्टेड मतलब आप u से v पे भी जा सकते हो और आप v से u पे भी जा सकते हो, करेक्ट। एंड देन तीसरी वैल्यू है यहाँ पे w डिनोट कर रहा है वेट। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल 0 1 7 देखते हैं, तो 0 से 1 जाने का एक पाथ है और उसका वेट कितना है, 7 है। ठीक है, ऐसे ही 1 से 3 जाने का एक पाथ है, वेट कितना है, 7 है। 1 से 3 वेट 7, सिमिलरली 1 से 2 वेट 1। ठीक है, 1 से 2 वेट 1। ओके, ना हमें एक और एरे गिवन है क्वेरी, और हमें इन क्वेरीज का आंसर करना है। क्वेरी जैसे यहाँ पे लिखा है 0,3, तो इसका क्या मतलब है, ये कह रहे हैं सोर्स है आपकी 0 और जो डेस्टिनेशन है वो कितनी है, 3। तो 0 से 3 पहुँचने का आपको मिनिमम कॉस्ट देना। मिनिमम कॉस्ट की इन्होंने डेफिनेशन बताई है कि आप 0 से 3 पे जब जितने भी एजेस के थ्रू ट्रैवर्स करोगे उन सब का आपको बिटवाइज एंड करना है। आप एक एज या एक वर्टेक्स को मल्टीपल टाइम भी ट्रैवर्स कर सकते हो। मल्टी ट्रैवर्सल का क्या मतलब है, आप 0 से 1 पे जाओ, 1 से 0 पे जाओ, 0 से 1 पे जाओ। ठीक है, तो 7 का 3 बार एंड हो गया ना, 7 एंड 7 एंड 7। ठीक है, एक बार जाने में, एक बार आने में, एक बार फिर से आने में, तो दिस इज़ अलाउड इन दिस केस। ठीक है, चलो ग्रेट। सो क्वेश्चन आता है कि हम इसे सॉल्व कैसे करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। सो चलो ये वाला केस देखते हैं, 0 से 3। ठीक है, सो 0,3 के लिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये आपका 0, ये आपका 3 है, देखते कैसे पहुंचेंगे। तो कई सारे इसके रास्ते हो सकते हैं, आप 0 से 1 पे जा सकते हो, 1 से 3 पे जा सकते हो। तो 0 से 1 जाने पे आपको वेट लगा 7, और 1 से 3 पे जाने पे आपको वेट लगा 7, तो 7 एंड 7 कितना आ गया, टोटल 7 आ गया। ठीक है, बट क्या ये मिनिमम है, नो, एक रास्ता और है यहाँ पे। आप 0 से 1 पे जाओ, ठीक है, 7, एंड 1 से आप 2 पे जाओ, 1, फिर आप 2 से 1 पे आओ एंड 1, फिर आप 1 से 3 पे जाओ एंड 7। अब इसका क्या फ़ायदा हुआ, 7 एंड 7 आपका 7 हो गया, एंड 1 एंड 1 आपका 1 हो गया। नाउ 7 एंड 1 आपका क्या हो गया, 1 हो गया। तो नाउ यू कैन सी दिस इज द मिनिमम कॉस्ट। ओके, तो इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आया 1। ठीक है, और भी आप तरीके ढूंढ सकते हो, दिस इज द मिनिमम पॉसिबल। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, 3,4। तो 3 आपका देखो यहाँ पे है और 4 आपका कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये दोनों तो भाई साहब कोई कनेक्शन ही नहीं है, आपका कंपोनेंट 1 में, आपका कंपोनेंट 2 में है। सो इस केस में आंसर क्या होगा, -1। ठीक है, क्योंकि कोई पाथ ही एग्जिस्ट नहीं करता है। ना इससे हमें एक छोटा सा हिंट मिल रहा है। क्या हिंट मिल रहा है, कि हमें यहाँ पे DSUs लगाना चाहिए। DSU क्या करता है, आपको बता देता है कि सेम कंपोनेंट है या नहीं है। ठीक है, अब जैसे ये 3 और 4 आपके डिफरेंट कंपोनेंट में है, तो कांस्टेंट टाइम में आपका DSU आपको बता देता है। कांस्टेंट मतलब 4 अल्फा। ठीक है,
4 अल्फा टाइम में आपको आपका डीएसयू बता देता है कि सेम कंपोनेंट में है या नहीं है। तो ये वाला पार्ट तो इससे सॉल्व हो जाएगा। इस वाले पे थोड़ा स्ट्रेस करते हैं कि सेम कंपोनेंट के अंदर हम कैसे फाइंड करने वाले हैं। ओके, तो चलो इसे क्लीन करता हूँ। ओके, सो एक पार्ट तो समझ में आ गया कि हम यहाँ डीएसयू का यूज़ करेंगे पता करने के लिए कि यू एंड वी, ठीक है, जो आपको गिवन है ये क्वेरी वाला, ये सेम कंपोनेंट में है या नहीं। अगर सेम कंपोनेंट में नहीं है तो -1 रिटर्न कर दो, और अगर सेम कंपोनेंट में तो हमें अभी से सॉल्व करना पड़ेगा, इसकी मिनिमम पाथ फाइंड करनी पड़ेगी। बट कैसे किया जाए? ओके, तो क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट गिवन था कि आप मल्टीपल टाइम ट्रैवर्स कर सकते हो। ठीक है, आप मल्टीपल टाइम ट्रैवर्स कर सकते हो। अब मल्टीपल से फ़ायदा क्या हो रहा है? मल्टीपल से फ़ायदा ये हो रहा है कि अगर आप इस पूरे कंपोनेंट का, ठीक है, क्या करो, एंड ऑपरेशन करो, तो वो आपका हमेशा क्या होगा, मिनिमम कॉस्ट आने वाला है। ठीक है, जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा मिनिमम होगा। अब वाई आई एम सेइंग दिस, देखो, जब भी आप किसी दो नंबर का एंड करते हो तो होता क्या है, जैसे एक हम ले लेते हैं कि सारी बिट को हमने सेट कर दिया, ठीक है। अब एक बार हमने ए से एंड किया, ए कुछ भी नंबर है, तो ए कैन बी आइदर ऑल वन, तो रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा, या कुछ कुछ ज़ीरो हो सकते हैं ए में, जैसे मान लो यहाँ पे ज़ीरो था, तो क्या आएगा, इस पॉइंट पे ज़ीरो हो जाएगा, बाकी सब वन होगा। बेसिकली क्या हो रहा है कि आपका नंबर रिड्यूस होता जा रहा है। जैसे जैसे आप एंड कर रहे हो, या तो नंबर सेम रह जाएगा, या तो नंबर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जब भी आप दो नंबर का एंड करते हो तो यही रिजल्ट आता है, कभी नंबर इंक्रीज नहीं होता है। तो इसीलिए हमारा बेस्ट केस क्या है कि अगर हम सारे नंबर्स का एंड कर दें तो रिजल्ट क्या आएगा, मिनिमम पॉसिबल आएगा। और क्योंकि आपको अलाउड है कि आप मल्टीपल वर्टेक्स और एजेस में जा सकते हो, जैसे मुझे बोला गया मान लो कि 1 से 2 के बीच में जाना है, तो मैं इजीली 1 से 0 पे भी जा सकता हूँ, 0 से वापस 1 पे भी आ सकता हूँ, 1 से 3 पे जा सकता हूँ, 3 से वापस 1 पे भी आ सकता हूँ, एंड देन 1 से 2 पे भी जा सकता हूँ। तो आप देखो हमने सारा ही कनेक्ट कर लिया। ठीक है, 1 से 0 पे जाने का 7, ठीक है, फिर 0 से 1 आने का एंड 7, फिर 1 से 3 जाने का ये वाला 7, ठीक है, एंड 7, देन 3 से 1 जाने का फिर से एंड 7, देन 1 से 2 जाने का एंड 1। तो आप देखो 7 एंड 7 7 आ जाएगा, 7 एंड 7 7 आ जाएगा, एंड 1, 7 एंड 7 फिर से आपका 7 आ जाएगा, एंड 1, 7 एंड 1 आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो दिस इज़ हाउ यू कैन सॉल्व। आप देखो, आप मल्टीपल का फ़ायदा क्या हुआ, आप हर एक नोड को ट्रैवर्स कर सकते हो इन अ कॉम्पोनेंट। तो किसी भी दो नोड को ट्रैवल करने के लिए आप एक्चुअली पूरे कॉम्पोनेंट को ट्रैवर्स कर सकते हो। हेंस अगर हम किसी भी एक कॉम्पोनेंट का एंड ऑपरेशन करें तो दैट विल बी दी मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे डीएसयू कैसे लगाया जाए? डीएसयू दो तरीके का होता है, आपको पता होगा, मैं बता देता हूँ फिर से। डीएसयू दो तरीके से सॉल्व होता है, आइदर बाय रैंक और बाय साइज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डीएसयू बाय रैंक सॉल्व करूँगा और इसकी हेल्प से मैं इस क्वेश्चन को कोड करूँगा। आइडिया बड़ा सिंपल है, मैं सबसे पहले इन एजेस की हेल्प से डीएसयू फाइंड करूँगा, फिर डीएसयू की हेल्प से मैं मिनिमम कॉस्ट हर एक कंपोनेंट का फाइंड करूँगा, और उसके बाद अपने क्वेरी को आइटरेट करके रिजल्ट निकालूंगा। ठीक है, अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, देन आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो लेट्स अप्लाई यूनियन बाय रैंक। ठीक है, यहाँ पे दो एरे होता है, रैंक एरे, पेरेंट एरे। इनिशियली सबकी रैंक 0 होती है और हर कोई खुद का पेरेंट होता है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे पहला एज है 0,1, वेट है 7। ओके, तो मैं क्या करूँगा, मैं 0 का अल्टीमेट पेरेंट फाइंड करूँगा, 0 इटसेल्फ, 1 का फाइंड करूँगा, 1 इटसेल्फ। अब हम क्या करेंगे, दोनों की रैंक कंपेयर करेंगे। इस समय दोनों की रैंक सेम है, 0 है, किसी को किसी में भी ऐड कर दो। तो मैं 1 को ऐड कर दूंगा 0 में। ठीक है, अब मेरा 1 का पेरेंट चेंज होकर 0 हो गया, और क्योंकि 0 में ऐड हुआ है तो 0 की रैंक +1 हो गई। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है आपका। नेक्स्ट चलते हैं, 1,3 है यहाँ पे, तो 1 का हम रूट पेरेंट फाइंड करते हैं। 1 का पेरेंट है 0, 0 का पेरेंट है 0, तो यू कैन स्टॉप, जब सेल्फ पेरेंट मिल जाए यू कैन स्टॉप। तो 1 का रूट पेरेंट क्या है, रूट पेरेंट ऑफ 1 इज 0, एंड 3 का रूट पेरेंट क्या है, रूट पेरेंट ऑफ 3 कितना है यहाँ पे, तो 3 का पेरेंट खुद 3 है, तो यू कैन स्टॉप। नाउ 0 एंड 3 का रैंक निकालते हैं। ठीक है, तो 0 का रैंक आपका कितना है, 1, और 3 का रैंक कितना है आपका, 0। तो छोटे वाले को बड़े में ऐड कर दो, तो मैं 3 वाली रैंक को ऐड कर दूंगा 0 में, तो 0 हो गया इसका नया पेरेंट। तो 3 का पेरेंट हो गया 0, और क्योंकि ये दोनों की रैंक ऑलरेडी डिफरेंट थी तो यहाँ पे रैंक का +1 नहीं होगा। रैंक सेम हो तो +1 होता है, अदरवाइज नहीं होता है। ठीक है, देन यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 1,2, वेट है 1। ठीक है, सो 1,2 की बात करते हैं। रूट पेरेंट ऑफ 1 आपका 0 है, आपको ऑलरेडी पता है, आपने सॉल्व किया है। रूट पेरेंट ऑफ 2 कितना आएगा, तो 2 का सेल्फ पेरेंट 2 है यहाँ पे। नाउ लेट्स कंपेयर 0 एंड 2। 0 का रैंक क्या है, 0 का रैंक है 1, 2 का रैंक क्या है, 2 का रैंक है 0, तो छोटे को बड़े में ऐड करो, तो 2 को आप ऐड कर दो यहाँ पे। ठीक है, अभी रैंक में कोई चेंज नहीं आएगा, बट 2 का नया पेरेंट क्या हो गया,
0 हो गया, ठीक है। रैंक में क्यों चेंज नहीं है, क्योंकि रैंक डिफरेंट है। ये सारे डीएसयू के बेसिक्स हैं, अगर आपको वाली वीडियो नहीं देखी आपने प्लीज़ देख के आओ, ठीक है। बहुत ही लंबी वीडियो है, तो फिर से अगर एक एक लाइन में आपको समझाने लग गया कि क्यों ऐसा कर रहे हैं तो बहुत टाइम जाएगा। ओके, तो एनीवे यहाँ पे 1 2 एंड 3 भी काट दो, ठीक है। तो ये 3 आपके ऐसे हो गए। नाउ डीएसयू टास्क इज कंप्लीटेड, ठीक है। हमारे पास कंपोनेंट आ गया। नाउ यू कैन इजीली गेस कौन किसका सेम कंपोनेंट में कौन नहीं है, दिख भी रहा है, ठीक है। ये एक कंपोनेंट है और 4 बेचारा अलग बैठा है। एनीवे नया एरे बनाते हैं। अब ये हमारा क्या है, कंपोनेंट का पाथ या कॉस्ट आप कह सकते हो। तो अगेन 0 1 2 3, 0 1 2 3 4, ठीक है ना। इसको मैं इंटीजर मैक्स से इनिशियलाइज करूंगा क्योंकि सारे वंस मुझे चाहिए, तो इसलिए मैंने इंटीजर मैक्स से इनिशियलाइज कर दिया है। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो एक एक करके आप अपने एजेस को आइट्रेट करो। अब आपको पता है 0 एंड 1 सेम कंपोनेंट में, क्योंकि अभी आपने ही किया है ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक का भी रूट पेरेंट फाइंड कर लो। तो 0 का रूट पेरेंट यहाँ पे हमें दिख रहा है 0 ही है। अब हम जाएंगे और 0 पे एंड करने की कोशिश करेंगे। वेट कितना है, 7, तो 7 एंड m, तो ये आपका 7 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 7 के ऑब्वियसली नंबर ऑफ 1 7 में कम होने वाले हैं, तो यही आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये आपने पहला ऐड कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं अगली वैल्यू 1 अगेन सेम कॉम्पोनेंट में होगा ही। तो 1 या 3 किसी का भी रूट पेरेंट फाइंड कर लो। लेट्स फाइंड फॉर 1। तो 1 का रूट पेरेंट कितना है, 0। तो अगेन हम 0 में जाएंगे और ऐड करेंगे। किससे ऐड करेंगे, यहाँ पे वेट है 7, तो 7 एंड 7 फिर से क्या आ गया, 7, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं 1 2, वेट है 1। तो 1 का पेरेंट ले लेते हैं, किसी का भी ले सकते हो। 1 का पेरेंट आपका फिर से 0 है, तो 0 पे वैल्यू फिर से 7 है और इसका हम ऐड करेंगे 1 के साथ। तो 7 एंड 1 कितना आ गया, ये 1 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इस चीज़ को सॉल्व कर लिया। तो नाउ आई कैन से कि इस कॉम्पोनेंट में एंड करने के बाद आपको रिजल्ट क्या आया, 1 आया, ठीक है। नाउ सिंपल है, आपको क्वेरी फाइंड करनी है, तो आप अपना आंसर एक एरे बना लो, रिजल्ट आंसर जो भी बनाना है। इसकी साइज़ कितनी होगी, जितनी आपकी क्वेरी की साइज़ है, 2, ठीक है। नाउ इसे सॉल्व करते हैं। 0 एंड 3, सबसे पहले चेक करो 0 एंड 3 सेम कंपोनेंट में है भी या नहीं। तो 0 का रूट पेरेंट क्या है, 0 का रूट पेरेंट है 0, और 3 का रूट पेरेंट क्या है, तो 3 का रूट पेरेंट भी है 0। तो रूट पेरेंट सेम है, इसका मतलब वो सेम कंपोनेंट में है। तो आप अब इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। तो इसका रूट पेरेंट निकालो, रूट पेरेंट आपको पता है 0 ही होगा, तो 0 का आंसर क्या है, 1। तो इस केस में आंसर क्या आ गया, 1। अदरवाइज 3 4 देखते हैं। तो 3 का रूट पेरेंट क्या है, 0। 4 का रूट पेरेंट क्या है, 4। एज यू कैन सी ऑल्सो 4 अलग है, 0 अलग है, ठीक है। तो ये दोनों सेम कंपोनेंट में नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। डन है। तो ये हमारा क्या हो गया, रिजल्ट हो गया, ठीक है। नाउ इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम क्या करेंगे, कोड करने के बाद सॉल्व करेंगे। तो चलो अब इसे फटाफट से कोड करते हैं। तो चलो इसे कोड करते हैं। मैं एक नई क्लास बनाता हूँ यहाँ पे, क्लास DSU, ठीक है, डिसजॉइंट सेट वाली एक नई क्लास बनाते हैं। इसमें दो चीज़ होगी, इंट रैंक एंड नेक्स्ट क्या होगा, इंट पेरेंट। ओके, सो अभी एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं DSU, जो कि इनपुट में क्या लेने वाला है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और इस बेसिस पे रैंक और साइज को इनिशियलाइज कर देते हैं। तो रैंक इज इक्वल टू न्यू इंट n, ऑल राइट, एंड देन कॉपी एंटर पेस्ट, ये क्या हो जाएगा आपका पेरेंट। ओके, नाउ रैंक तो आपकी 0 से इनिशियलाइज होती है, तो जावा इस चीज़ का टेक केयर कर लेगा। जो आपका पेरेंट है, सबको सेल्फ पेरेंट बनाना है, राइट। तो आई कैन से इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन n, एंड देन आई प्लस प्लस, ओके। और यहाँ पे आप लिख दो पेरेंट ऑफ आई इज इक्वल टू आई, ठीक है। तो ये आपने DSU को इनिशियलाइज कर दिया। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे दो मेथड हमें लिखने हैं। सबसे पहले फाइंड लिखते हैं। सो पब्लिक पब्लिक इंट फाइंड मेथड, इधर एक नोड आ जाएगा और उसका हम पेरेंट फाइंड करेंगे। और इसी टाइम पे हम क्या करेंगे, पाथ कंपैरिजन, ठीक है। ये सारे बेसिक्स हैं। सो आपको रुकना कब है, जब आपको सेम नोड मिल जाए, यानी कि इफ नोड इक्वल्स पेरेंट ऑफ नोड। तो इस केस में हमें रुकना है, तो वी कैन डायरेक्टली रिटर्न नोड फ्रॉम हियर। अदरवाइज आपको यहाँ पे क्या करना है, स्टोर करना है। सो पेरेंट ऑफ नोड इज इक्वल टू फाइंड पेरेंट ऑफ नोड। ओके, ये आपका पाथ कंपैरिजन वाला स्टेप है, एंड देन यू कैन डायरेक्टली रिटर्न पेरेंट ऑफ नोड। वी नेक्स्ट मेथड यहाँ पे लिखते हैं, विच इज पब्लिक वॉइड यूनियन, ठीक है। सो सबसे पहले आपको दो नोड चाहिए, तो यू कैन से नोड 1 एंड देन इंट नोड 2, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट टास्क हमारा होना चाहिए फाइंडिंग द रूट पेरेंट। तो आई कैन से रूट पेरेंट 1, ये क्या हो जाएगा, फाइंड फाइंड नोड 1, ठीक है। देन कॉपी एंटर पेस्ट। अब नोड 2 का रूट पेरेंट 2 हो गया, ठीक है ना। अगर ये दोनों सेम कंपोनेंट में, तो आपको यहाँ से रिटर्न करना पड़ेगा, राइट। तो इफ रूट पेरेंट 1 इक्वल्स
रूट पेरेंट टू। इसका मतलब क्या है, दोनों सेम कंपोनेंट में। यू कैन रिटर्न फ्रॉम ईयर, तो अगर दोनों का पेरेंट सेम है तो रिटर्न हो जाओ, अदरवाइज छोटे वाले को बड़े में ऐड करना है। तो आई कैन से इफ रैंक ऑफ रूट पेरेंट वन इज लेस देन रैंक ऑफ रूट पेरेंट टू, तो आप क्या करोगे, छोटे वाले को बड़े में ऐड कर दोगे, यानी कि पेरेंट चेंज हो जाएगा। तो पेरेंट ऑफ रूट पेरेंट वन विल बी रूट पेरेंट टू। ठीक है, एल्स इफ, अब यहाँ पे इसका उल्टा लिख दो। ठीक है, पेस्ट, अगर रैंक ऑफ रूट पेरेंट टू छोटा निकल आता है रूट पेरेंट वन से, तो आप क्या करोगे, इसका उल्टा काम। ठीक है, अभी टू छोटा है तो उसका पेरेंट चेंज होगा। तो पेस्ट, इधर आ जाएगा वन, इधर आ जाएगा टू। ठीक है, अब मान लो एल्स केस, ठीक है, यानी दोनों का रैंक सेम है, तो आप किसी को किसी में भी कर दो। मैं ये वाला केस लिख लेता हूँ। ठीक है, ये वाला केस लिख लेता हूँ। अब मैंने वन में टू को ऐड कर दिया, तो मुझे वन की रैंक को इंक्रीमेंट करना होगा। तो रैंक ऑफ रूट पेरेंट वन क्या हो जाएगा, प्लस प्लस। ठीक है, ओके, सो ये हमारा डीएसयू का कोड अब कंप्लीट है। नाउ लेट्स स्टार्ट राइटिंग द मिनिमम कॉस्ट। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डीएसयू का वो बना लेता हूँ, ऑब्जेक्ट डीएसयू इज इक्वल टू न्यू डीएसयू। ओके, इनपुट में क्या क्या पास करेंगे, सो वी नीड टू पास एन। ओके, हम यहाँ पे n पास कर देते हैं, तो आपका रैंक और साइज एरे यहाँ पे बन चुका होगा। अब अपने डीएसयू को कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो फॉर इंट एज कोलन एजेस। ऑल राइट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डीएसयू डॉट यूनियन एज ऑफ ज़ीरो कॉमा एज ऑफ वन। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे यूनियन करना शुरू कर दिया, सारे एजेस का मैंने यूनियन कर दिया। नाउ मेरा कंपोनेंट क्या हो गया, रेडी हो गया इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। नाउ कंपोनेंट बनने के बाद नेक्स्ट टास्क मेरे पास क्या था, कॉस्ट फाइंड करने का। ठीक है, तो आई कैन से कंपोनेंट की कॉस्ट मुझे फाइंड करनी है। ओके, तो ये भी एरे बनेगा, इज इक्वल टू न्यू इंटीजर एन साइज का। ठीक है, नाउ इसको फिल कर लेते हैं, एरेज डॉट फिल। ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू से। सो कंपोनेंट कॉस्ट कॉमा इंटीजर डॉट मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब सेम काम करना है, अपने एजेस को आइटरेट करना है, और जो वेट था अब उस वेट के बेसिस पे मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रूट पेरेंट निकालूंगा, इंट रूट पेरेंट, ये आपका क्या हो जाएगा, डी एस यू डॉट फाइंड। अब इसमें आप किसी का भी पास कर सकते हो। ठीक है, तो ज़ीरो पास कर दो, वन पास कर दो, बेसिकली आपको रूट पेरेंट सेम ही मिलेगा ज़ीरो एंड वन का, बिकॉज वो दोनों सेम कंपोनेंट में है ना, हमने यहाँ पे इंसर्ट किया था। तो अभी क्या करेंगे, कंपोनेंट कॉस्ट ऑफ रूट पेरेंट इज इक्वल टू, फिर से कंपोनेंट कॉस्ट एंड ऑपरेशन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेट। वेट आपका कहाँ पे स्टोर्ड है, सेकेंड इंडेक्स पे है ना, एज ऑफ टू पे। ना अपना रिजल्ट निकालते हैं, तो इंट रिजल्ट ओके इज इक्वल टू न्यू इंट ऑफ साइज एम। एम क्या है आपका, क्वेरी की लेंथ। ओके, सो इंट एम इज इक्वल टू क्वेरी डॉट लेंथ। सो फॉर आई इज इक्वल टू ज़ीरो, आई इज लेस देन एम, एंड देन आई प्लस प्लस। नाउ लेट्स स्टार्ट, तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, कॉपी पेस्ट। ठीक है, पेस्ट। ओके, अब वो दो नोट्स कौन सी हैं, एच जीरो नहीं, इस बार आपकी क्या है, क्वेरी ऑफ आई इसका जीरोथ इंडेक्स एंड क्वेरी ऑफ आई का फर्स्ट इंडेक्स। ओके, तो इसको हम कह सकते हैं रूट पेरेंट वन, रूट पेरेंट टू। अब अगर दोनों डिफरेंट कंपोनेंट में तो कभी बात होगा ही नहीं उनके बीच में, तो आई कैन से इफ रूट पेरेंट, ओके, रूट पेरेंट ऑफ वन इज नॉट इक्वल टू रूट पेरेंट ऑफ टू, तो आपको क्या करना है, रिजल्ट ऑफ आई इसमें क्या स्टोर करोगे, माइनस वन। ठीक है, एल्स केस अगर दोनों सेम कंपोनेंट में है, तो ये हमने यहाँ पे स्टोर किया हुआ है। ठीक है, आप इसे कॉपी कर लो, दोनों का रूट पेरेंट सेम है, राइट। सो वी कैन से रिजल्ट ऑफ आई इज इक्वल टू पेस्ट रूट पेरेंट वन। ठीक है, नाउ इस फॉर लूप के बाहर आ जाते हैं, एंड वी कैन डायरेक्टली रिटर्न आवर रिजल्ट। चलो ग्रेट, अब इसे रन कराते हैं, सो होपफुली इट विल वर्क। रू पेरेंट कहाँ लिखा है मैंने, अरे यार, रूट पेरेंट। ठीक है, रूट पेरेंट, और इधर कॉपी किया था ना, हाँ ये रहा रूट पेरेंट। चलो अब रन कराते हैं, तो बढ़िया। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट, एंड ऑलमोस्ट 81% फास्ट। ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है, तो यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ एजेस को आइट्रेट कर रहे हैं, और डीएसयू का यूनियन आपका ऑलमोस्ट कांस्टेंट ऑपरेशन होता है। सो इसको हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एजेस अगर हमारे पास वी है। ठीक है, ना यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एन टाइम्स आइट्रेट करके इसको फिल कर रहे हैं। ओके, देन अगेन हम एजेस पे जा रहे हैं, और फाइंड पेरेंट इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट ऑपरेशन, तो ये हो गया वी।
ओके, खाली एजेस का इटरेशन है। देन क्वेरी डॉट लेंथ, यहाँ पे क्या हो गया, m। ओके, एंड ये सारा अंदर का आपका कांस्टेंट ऑपरेशन है। सो यू कैन से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, ट्वाइस ऑफ v प्लस n प्लस m। दिस इज़ आवर ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, हमने स्पेस कितना यूज़ किया है, तो जस्ट हमने कॉमन कांस्टेंट बनाया था ऑफ साइज n। ठीक है, एंड देन रिजल्ट तो आपको पूछा ही गया था। ठीक है, तो ये तो आपको बनाना ही था, ये पूछा ही गया था आपसे। ओके, सो हमारी ओवरऑल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, ओ ऑफ एन। ओके, सो ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। और अगर आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड